नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम विकास के सिद्धांतों को आगे पढ़ रहे थे और इसी श्रृंखला में हम नैतिक विकास के सिद्धांत, जिसको लॉरेंज कोहलबर्ग जी ने दिया था, इस पर आ गए हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और इसको हम छोटे छोटे टॉपिकों में बांट करके अच्छे से समझेंगे ताकि कोई भी हमसे क्वेश्चन छूटे नहीं। और इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंज डायलमा या हिंज स्टोरी। हम ये भी समझेंगे कि हमारी स्टोरी क्या होती है ना। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हो देखिए, इनके सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। जिस आपने देखा नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत आप जानते हैं कि इसको किसने, लॉरेंज कोहलबर्ग जी ने दिया था। देखिए, इनका सिद्धांत कुछ न कुछ किससे, जीन पियाजे जी के सिद्धांत से मिलता जुलता है। जीन पियाजे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉरेंज कोहलबर्ग का सिद्धांत किसके सिद्धांत से मिलता है, अगर ऑप्शन में जीन पियाजे हो तो आप सबसे पहले जीन पियाजे में ही टिक करिएगा, ठीक है। देखिए, इनका सिद्धांत क्या था ना, इन्होंने क्या किया, एक मिनट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह देखा कि व्यक्ति या बालक, देखिए इसमें हम दो शब्दों, व्यक्ति, एक मिनट लैग हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। व्यक्ति या बालक ना, मैं अगर व्यक्ति बोलूं या बालक बोलूं तो आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर लीजिएगा, या बच्चा बोलूं ना, हम इसमें ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बताया कि व्यक्ति, इन्होंने देखा कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेता है। भाई देखिए, इसके पहले मैंने नैतिकता पढ़ाया आपको, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, इसके बाद में आपको ये समझ में आएगा ना कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेता है, नैतिक निर्णय कैसे लेता है। और उसकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती है। उन्होंने इस चीज का अध्ययन किया कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेता है और उसकी नैतिक समझ ना, उसकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती है। क्या नैतिक समझ, अब आप देखिए, आप नैतिक व्यवहार और नैतिक समझ मेरे उसी क्लास में देख सकते हैं ना। उसकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती है, कैसे विकसित होती है। इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया ना, और इन्होंने किस चीज का अध्ययन किया, इन्होंने देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत को हिंज डायलेमा या मोरल डायलेमा भी कहा। क्या, इनके सिद्धांत को हम लोग हिंज डायलेमा भी बोलते हैं। भाई अगर आपको मिल जाए हिंज डायलेमा का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ऑप्शन में टिक करना होगा, किसने, लॉरेंज कोहलबर्ग जी ने ना, हिंज डायलेमा। देखिए, मीनिंग आप थोड़ा देखिएगा, गलत हो गई, डायलेमा या मोरल डायलेमा ना, कहा या कहते हैं। इनके सिद्धांत को हिंज डायलेमा या मोरल डायलेमा भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने जो क्या अध्ययन किया कि व्यक्ति नैतिक निर्णय कैसे लेता है और उसकी नैतिक समझ कैसे विकसित होती है ना, उन्हीं के अध्ययन में इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष आप ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारी पीपीटी में नहीं होगा ना। निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता ना, क्या बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास कुछ
निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाओं में होता है ना। उन्होंने बताया कि बालकों में नैतिकता या चरित्र ना कैरेक्टर के विकास कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाओं में होता है या अवस्थाओं में पाई जाती है ना। बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाओं में पाया जाता है ना। सार्वभौमिक अवस्थाओं में होता है ना। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला क्या कि बालकों में जो नैतिकता या उनके चरित्र का विकास होता है वह कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाओं में ही होता है ना। और इन्होंने क्या इसके 3 स्टेप यानी इसमें 3 लेवल ना, इसके 3 लेवल भी है और 6 स्टेजेस दी ना। इन्होंने इसकी 3 स्तर और 6 अवस्थाएं दी। किन्होंने? लॉरेंज कोहलबर्ग जी ने। अब हम देखेंगे कि हमारा इनका सिद्धांत हम थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या बताया और इससे क्वेश्चन किस टाइप आते हैं। समझने वाली चीज़ें हमने समझ लिया, बाकी चीज़ें हमारी आगे भी दे रखी हैं। जैसे हमारा नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, ये सब आगे देखेंगे हम। चलिए हम पहले देखते हैं कि हमारी हिंज की स्टोरी क्या है। देखिए ये वही चीज़ है जो बताया मैंने आपको अभी कि लॉरेंज कोहलबर्ग ने प्रतिपादक देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। देखिए ये हमारी हिंज स्टोरी, हिंज डायलमा है ना, वही है। देखिए आप इसे समझिएगा, इसमें कोई व्यक्ति है ना, उसकी पत्नी बीमार है। आप पहले इससे अपने चरित्र में एक मैपिंग कर लीजिए, अपने मन में एक मैपिंग कर लीजिए ना। अब ये चोरी कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है ना, और ये दवा की ना, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो चोरी करने गया, कैमरा लगा था। किसकी चोरी? दवा करने की। कहाँ? फार्मेसी में कैमरा लगा था, उसको पुलिस पकड़ लेगी ना। देखिए अब हम देखिए हमारी स्टोरी क्या है। फिर हम देखेंगे कि उनके हमारे क्या 3 लेवल और 6 स्टेज क्या है ना। देखिए यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसकी बीमारी के लिए जो दवा चाहिए थी वह केवल एक दुकान में मिल पा रही थी, जिसके कारण वह दुकानदार मनचाहे मूल्य मांग रहा था ना। जैसे 5 रुपए की दवा के 500 रुपए मांगना। हिंज काफी निर्धन था, वह उतने पैसे नहीं दे सकता था। अतः वह रात में चोरी कर लेता है, और क्योंकि अगर वह चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और वह चोरी करेगा तो क्या हुआ कि उसको पुलिस पकड़ लेगी ना। अब उसमें 2 चीज है। अगर व्हाट शुड हिंज डू ना, हिंज क्या करे ना, वो एक दुविधा में पड़ गया। जब वह इस दुविधा में पड़ा हुआ है कि वह चोरी करे कि नहीं ना, जब वो एक दुविधा में, उसी को हम बोलते हैं क्या? मोरल डायलमा। जब वह दुविधा में एक रहे कि चोरी करे कि नहीं ना, यानी नैतिक दुविधा, इसे बोलते हैं भाई नैतिक दुविधा। अब यह चीज आपको कभी भूलेगी नहीं, दुविधा ना। अगर वह निर्णय ले लेता है कि हाँ वह चोरी कर ले ना, और या फिर कि वह चोरी ना करे, यदि वह 2 में से कोई एक निर्णय ले लेता है तो इसको हम बोलेंगे कि नैतिक तर्कणा, यानी मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा ना। अगर वह क्या दुविधा में रहता है कि वह चोरी करे कि नहीं ना, जब तक वो दुविधा में रहे तो उसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। लेकिन जब वह हाँ या ना में एक क्या एक चीज में निर्णय ले ले, इसको हम बोलते हैं नैतिक तर्कणा।
आप स्टोरी के माध्यम से समझ गए होंगे, अब आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि टेट या सीटेट में ये दोनों क्या जरूर आते हैं, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कणा क्या है। सॉरी, देखिए वही इमेज है, ये चोरी करके ले आया ना, अब इसको पुलिस पकड़ लेगी, इसने निर्णय क्या लिया, चोरी करने का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनकी स्टेज क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं कि ये देखते हैं, बाद में इनको हम उससे जोड़ के पढ़ेंगे। देखिए मैंने बताया आपको नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा ना, जब हम सही या गलत काम को चुनने में संघर्ष कर रहे होते हैं, यह नैतिक दुविधा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं ना। मैंने बताया आपको जब हम क्या निर्णय लेने में क्या करें, काफी टाइम लें कि करें कि नहीं ना, इसको हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता है तो वह नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा होता है ना, चोरी करे या नहीं ना, उसको समाज क्या कहेगा ना, ये सब चीजें हम अभी देखते हैं, उनके स्टेजेस में एकदम जोड़ के पढ़ेंगे इन्हीं से ना। देखिए तर्कणा, मैंने बताया ना आपको कि सही और गलत प्रश्न के बारे में एक को चुनना ना, अतः हिंज क्या निर्णय लेता है कि वह चोरी करेगा। ये हमने पहले भी देख लिया, अब हमने इसको पीपीटी में देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके हम देखते हैं कि इनकी 6 स्टेज ना क्या होते हैं, कि इनकी 6 स्टेजेस क्या होती हैं, और लेवल 3 लेवल क्या होते हैं। देखिए इनका पहला लेवल होता है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल ना। दूसरा होता है परंपरागत स्तर यानी नैतिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। तीसरा होता है यानी इनके बाद का यानी उत्तर परंपरागत स्तर यानी आत्म अंगीकृत या नैतिक स्तर, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि जो इनके पहले के जो नैतिक स्तर, जो परंपरागत स्तर की पहले की प्रक्रिया उसको पूर्व और बाद वाली उत्तर, इसको हम बोलेंगे लेवल नंबर 1, ये 2, 3। ओके, ये हमारे जो हैं इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अवस्थाएं हो गई। अब देखिए यह इनकी उम्र क्या होती है भाई, यह हमारे स्तर इसमें किस उम्र में क्या विकसित होते हैं। देखिए हमारा पूर्व परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर क्या होता है कि यह हमारा 3 से 10 ईयर, ये आपको यह देखना है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 4 से 10 भी दिया होता है ना, आपको उस चीज में देखना है कि अगर 4 से 10 मिले तो आप 4 से 10 कर दीजिएगा, अगर 3 से 10 मिले तो आप 3 से 10 कर दीजिएगा ना। ये मैंने बताया आपको क्योंकि ये किसी किसी बुक में दिया हुआ है ना। अब नैतिक स्तर क्या होता है, ये हमारा 10 से 13 वर्ष, और हमारा उत्तर परंपरागत स्तर क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, 13 वर्ष के बाद के सभी आयु के लिए ना। अब देखिए हम इनके स्टेटेड जो हैं हम उनसे पहले उनको हम पहले हिंज की स्टोरी से कवर करके देखेंगे, फिर इसके बाद हम बच्चे के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये चीज भूले नहीं ना। देखिए आज्ञाकारिता या दंड की अवस्था, भाई हिंज में क्या हुआ कि अब हिंज की पत्नी बीमार है, अगर वह डॉक्टर ने उससे बोला दवा लाने के लिए, अगर वह डॉक्टर की बात नहीं मान रहा है तो क्या होगा, उसकी पत्नी क्या मर जाएगी ना। तो अब उसको डॉक्टर की आज्ञा या अपने पत्नी के लिए भी आज्ञा क्या उसकी आज्ञा माननी होगी, या फिर दंड की अवस्था, अगर वह उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो दंड के स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी ना। दवा लाना क्या यह उसकी आज्ञा हो गई ना, और मृत्यु उसकी पत्नी की मृत्यु क्या हो गई, उसका दंड हो जाएगा ना। अगर दवा नहीं लाया तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी ना। अब दूसरा है हमारा अहंकार या स्वहित उन्मुख अवस्था। अब भाई कोई भी व्यक्ति है, अब उसमें अपने स्वयं के हित के लिए कुछ ना कुछ करेगा। भाई अब हिंज है तो हिंज की पत्नी बीमार है तो वह स्वहित के लिए कोई ना कोई निर्णय लेगा ना। जैसे उसने निर्णय लिया चोरी करने का,
तो यह उसका हुआ स्वहित उन्मुख अवस्था ना। अब प्रशंसा की अवस्था, अगर वह अपनी पत्नी को बचा लेता है तो समाज उसकी प्रशंसा करेगा ना, उसको इज्जत मिलेगी, उसकी पत्नी उसकी प्रशंसा करेगी। और लेकिन सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यदि वह चोरी करता है ना, तो क्या हो जाएगा कि उसको चोरी का इल्जाम लगेगा ना, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, वह समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेगा ना। यह हो गया हमारा नंबर 4। पांचवा, सामाजिक समझौते की अवस्था। अब भाई वो समाज के साथ समझौता कर रहा है ना, चोरी करे कि नहीं, चोरी नहीं करेगा पत्नी मर जाएगी, चोरी करेगा ये हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, अगर बच गया तो कोई बात नहीं ना। यह उसकी हो गई सामाजिक समझौते की अवस्था। वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के साथ समझौता कर रहा है ना। विवेक की अवस्था, उसने चोरी करने का निर्णय लिया ताकि उसने पत्नी बच जाए ना, यह उसके विवेक की अवस्था हो गई कि उसने विवेक से अपने निर्णय लिया कि वह चोरी कर ले ना, ताकि उसकी पत्नी बच जाए, यह उसकी हो गई विवेक की अवस्था ना। अब देखते हैं, अब हम इनको बालक के हिसाब से यानी जोड़ के पढ़ेंगे ना। देखिए ये हमने देख लिया ना, ये हमने 2 बार देख लिया। अब चलिए देखिए, पहला हमारा जो होता है ये 3 से 10 या 4 कहीं होता है, तो ये आप चीज़ को ध्यान रखना है ताकि बाद में आप ये ना बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया ना। आज्ञा का अर्थ है दंड की अवस्था, हमने अभी तो हिंज के हिसाब से जोड़ के पढ़ा। अब देखेंगे बालक के हिसाब से। कोहलवरी के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है, यानी कि अगर बच्चे को दंड दिया जाएगा तो इस अवस्था में उसका चिंतन जरूर प्रभावित होगा। यानी वो अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहता है ना, अगर जैसे कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, अगर उसको डर हो जाएगा तो वह कुछ भी करने से डरेगा ना। कम आयु में और परिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, और अर्थात आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करता है ना। अगर आप बच्चे से कोई चीज कहेंगे तो इस आयु में वो करना नहीं चाहेगा, लेकिन वो दंड से डरेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 4 या 5 साल का, आप समझिएगा बात सुनो गहराई से। अगर वह विद्यालय गया, अब विद्यालय से उसको होमवर्क दिया गया ना, तो बच्चा इस होमवर्क को करना नहीं चाहेगा, लेकिन उसने यह भी देखा है कि जो हमारे सर जी हैं, जो हमारे मैडम जी हैं, अगर बच्चा कार्य नहीं करता है तो वह उसकी जम के कुटाई करते हैं ना। देखिए वैसे मारना वर्जित है, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत चल जाता है ना। तो बच्चा इससे डरेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो स्कूल में भी कुटाई होगी, और वो घर में बताएंगे घर में कुटाई होगी ना, तो बच्चा इससे डरेगा। देखिए इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चे की सॉरी नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है ना। किसको? इसी अवस्था को, आज्ञाकारिता या दंड की अवस्था को। दूसरा हमारा स्टेज क्या हुआ? स्वाहित या अहंकार ना, अहंकार हुआ स्वाहित उन्मुख अवस्था। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है ना। देखिए इस अवस्था में आकर बच्चे का चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है, तो वह अपनी आवश्यकताओं और पूर्ति को समझने लगता है और उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं ना। वो देखो कोई बच्चा है 5-6 साल का, अब अगर उसने किसी को नए कपड़े पहने देख लिया भाई, तो वो भी मांगेगा ना, उसको उसकी आवश्यकता चाहिए अब ना, तो वो अपना स्वहित चाहेगा और उसमें अहंकार भी होगा कि मैंने ये कहा परिवार में, अपने घर में, अपने उसको मिल गया ना। देखिए यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है ना, अहंकार भाई स्वहित ना, तो वह झूठ भी बोलेगा। अगर भूख लगी है तो चुरा कर खा लेता है, तो वह इस क्रिया को नैतिक आचरण समझता है कि भाई भूख लगी उसने खा लिया, चलिए ये तो कोई खास चीज नहीं है। लेकिन नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का स्वहित और अहंकार होता है ना। यह आप गौर करिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कोहल वर्ग के किस स्टेज यानी किस लेवल की किस स्टेज में स्वहित और अहंकार को क्या बालक की नैतिक विकास की अवस्था माना गया है। तो आप बताएंगे अहंकार व स्वहित उन्मुख अवस्था यानी कि लेवल 1 के स्टेज 2 को ना,
या छठवीं स्टेज को। आगे आता है हमारा परंपरागत स्तर, इसी को हम बोलते हैं नैतिक स्तर ना, कन्वेंशनल। यह हमारा होता है 10 से 13 वर्ष के बीच के बालक के बीच। इसमें प्रशंसा की अवस्था ना, यह क्या होती है, इस अवस्था में बालक यानी बच्चा कार्य दूसरे के द्वारा प्रशंसा करने के लिए करता है ना। भाई अगर उसकी बालक की मम्मी है, उसको बोल दे बेटा आपको मार्केट जाना है ना, और आपको वहां से क्या दूध दही कुछ भी मंगा ले, तो बच्चा अपनी मम्मी की प्रशंसा के लिए जाएगा कि मम्मी मेरी प्रशंसा करेंगी, और मम्मी पापा से बताएंगे, वो भी करेंगे, दादी से बताएंगी या फिर भैया से बताएंगी ना, इसलिए करता है वो। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष उम्मीद रखते हैं। इस अवस्था में बच्चे वही व्यवहारों की उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पास पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यानी बालक वो सारे काम करना चाहेगा कि उसकी प्रशंसा हो ना। बालक पढ़ता भी है भाई, अपने अगर विद्यालय में है, वो अपनी कक्षा में है, तो अपने टीचर की, अपने दोस्तों की प्रशंसा पाने के लिए सारा काम करके ले जाएगा ना। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्भर करता है। ये आपके नोट करने लायक चाहिए, समाज और उसका परिवेश, इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। चौथी अवस्था है क्या, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। देखिए कोहलबरे के अनुसार समाज में ज्यादातर सदस्य विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं ना। सॉरी, इस अवस्था में प्रवेश पहले बालक समाज में केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता था, क्या पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता था क्योंकि उसकी प्रशंसा ना, उसकी प्रशंसा करना चाहता था। अब वह सम्मान को, समाज को स्वयं का एक लक्ष्य मानने लगेगा ना, और समाज के नियमों का सम्मान करेगा। लेकिन जैसे उसके अंदर, जैसे हिंद में एक चीज आई कि अगर वो चोरी करेगा तो क्या वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ देगा ना, क्या चोरी के द्वारा। तो इसमें यही आया ना, सामाजिक व्यवस्था के बाद सम्मान उसमें हुआ ना। देखिए इस अवस्था में होगा, इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं वह समझदार सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानता है। भाई वह सामाजिक नियमों के विरुद्ध जो भी कार्य होगा उसको नैतिक मानेगा। अगर उसके सामने कोई गलत कर भी रहा है ना, तो वह टोक देगा। जैसे आपने टीवियों में ऐड देखा होगा कभी कभी कि एक बच्चा था, उसके पापा उसको स्कूटर में ले करके विद्यालय जा रहे थे ना, स्कूल जा रहे थे। अब उसके पापा ने रेड लाइट को तोड़ दिया। बच्चा कहता है कि पापा आपने रेड लाइट क्यों तोड़ दिया ना, तो उसके पिताजी उसमें इस चीज़ के प्रति सम्मान के लिए अपनी फाइन भरने आते हैं कि बेटा अगर आप ये गलत करोगे तो किसी आपको नुकसान हो सकता है। भाई कोई दूसरी गाड़ी आ रही होगी, आपको ठोक देगा ना, तो फाइन भरते हैं कि मेरे से गलती हो गई, ताकि बालक के अंदर सम्मान बना रहे ना। ये उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अब हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था क्या होती है, यानी कि हमारी आत्म अंगीकृत, इसको हम बोल सकते हैं आत्म अंगीकृत नैतिक अवस्था क्या होती है। यह हमारी 13 वर्ष के ऊपर के लिए होती है। इसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी देखिए हिंद ने सामाजिक के पर समझौता किया चोरी के बारे में ना, अपनी पत्नी को बचाने के लिए। समाज क्या बोलेगा ना, यानी पुलिस पकड़ लेगी चोरी करेगा, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति में नैतिक चिंतन की दशा में चिंतन आ जाते हैं। भाई उसमें चिंतन बहुत उच्च लेवल के आने लगते हैं। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास रखता है। भाई पैसे दो दबा लो, लेता तो लेकिन वो महंगी दे रहा था, उसको इतने पैसे भी नहीं थे। भाई 5 रुपए एक चीज 500 में दोगे, किसी को भी गुस्सा आएगी ना, ये गलत चीज है। देखिए अब व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक हितों की रक्षा इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है ना। अगर व्यक्ति सामाजिक समझौते का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाता है ना। समाज अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार और सुरक्षा देता है ना।
स्वतंत्रता का अधिकार और क्या सुरक्षा, यानी फ्रीडम, राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड सेफ्टी ना, सिक्योरिटी, ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा तो यहां से बनेगा। ठीक, यहां से भी बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लास्ट स्टेज क्या है? विवेक की अवस्था। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति अपनी नैतिक दृष्टिकोण विकसित कर लेता है, यानी उसका नैतिक दृष्टिकोण ना, सदाचारी, नैतिक वैल्यू मानने वाला ना व्यक्ति को अब अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं और व्यक्ति में नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों और वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वे उसके विवेक से मेल नहीं खाते। भाई बालक में क्या इतना उच्च लेवल का, जैसे उसने चोरी कर लिया ना, बालक में इतने उच्च लेवल का विवेक स्थापित हो जाएगा कि वह जो बनाए गए नियम है उनको भी क्या करेगा? चुनौती देगा। जैसे उसने चोरी की, क्योंकि उसने दवा का दाम 5 से 500 कर रखा था और उसको इतने पैसे भी नहीं थे ना, तो उसने चोरी किया क्योंकि उसने सामाजिक नियमों या नियमों की वैधता को क्या चुनौती दी ना। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन करता है ना। देखिए ये हो गया, हमने क्या सारी अवस्थाएं पढ़ ली, 3 लेवल और 6 अवस्थाएं पढ़ ली, हिंज की स्टोरी देख ली और नैतिक तर्कणा और नैतिक द्विधा देख ली ना। हाँ तो बस अब यहीं से समाप्त होता है कोहलबर्ग जी का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।